नमस्कार मेरे शेर शेरनियों और प्रीतम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो ज्योग्राफी का सेशन हम लोग ले रहे थे, वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने पिछला जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था कि वन और वन्यजीव संसाधनों के कमी के कारण किन किन चीज़ों की समस्याएं जो है, चाहे वो सामाजिक समस्या का बात कर लो, चाहे आप आर्थिक समस्या का बात कर लो, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। साथ में हम लोगों ने अगला जो टॉपिक था उसमें और एक चीज के बारे में डिस्कशन किया था मेरे बच्चों कि भारत में वन और वन्यजीव जो संसाधन है उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए। हम लोगों ने दो टॉपिक में बात किया था। पहला कि जैव विविधता के कमी के कारण कौन सी सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हुई है, पहला। और दूसरा हम लोगों ने बात किया था कि भारत में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, तो उसमें से केवल हम लोगों ने क्यों करना चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि वन और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसके बारे में देखा था। और आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास में बात करेंगे कि जब ये देखा गया कि वन और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण क्यों किया जाता है, तो बहुत से ऐसे मैं बोल सकता हूं कि पर्यावरण कार्यकर्ता है जो पर्यावरण को जिंदा रखने के लिए या पर्यावरण को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, जैव विविधता को बचाए रखने के लिए बहुत से लोग काम करते हैं। और उनके द्वारा अथक प्रयास के बाद वन संरक्षण अधिनियम आता है। और वन संरक्षण अधिनियम के तहत क्या क्या चीजें होती हैं, वो किस आधार पर काम करती हैं और उनका काम करने का तरीका क्या है और उसके द्वारा किनको किनको फायदा हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्टली हम लोग बात करेंगे वन और वन्य जीवों के प्रकार कितने हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके आगे का टॉपिक भी हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आज के टॉपिक पे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं तो क्या करना है कि प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है और जो बेल का आइकन होता है उसको भी क्या कर देना है, प्रेस कर देनी है। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि हम लोगों ने कल देखा था कि वन और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो मोटे तौर पे बात किया जाए तो संरक्षण का मतलब होता है सेव, यानी कि बचा के रखना। तो जो जैव विविधता है, जैसे कि आप एक बोलने का तौर पे मैं बात करूं, जैसे सांप है तो सांप का बहुत तरह की प्रजाति पाई जाती है। तो एक सांप तो एक जाति हो गया और सांप की भी अनेक जातियां पाई जाती है। तो ये क्या हो गया, विविधताएं हो गई। तो जो जैव विविधता है, जैसे गाय हो गया, गाय के भी बहुत तरह के नस्ल होते हैं। और भेड़ हो गए, भेड़ की भी बहुत तरह के नस्ल होते हैं। बकरी होती है, उसके भी बहुत तरह के नस्ल होते हैं। मच्छर के बहुत तरह के नस्ल होते हैं। तो ये जो सारे एक प्राणी के अलग अलग जो स्वरूप देखने को मिला, ये जैव विविधता है। तो उसको बचा के रखने से सबसे पहले चीज कि जो सबसे अच्छा जो जेनेटिक है, यानी कि जैसे कि मैं बोलने का मतलब है कि मैंने एक गुलाब का फूल का पौधा लगाया, अब उस गुलाब का फूल बहुत सुंदर खिलता है। तो अगर ये पूरे बगान में एक ही फूल है तो मैं क्या करूंगा, इसको कांटे से घेर दूंगा। तो जब मैं इसको कांटे से घेर दूंगा मेरे बच्चों, तो क्या होगा कि ये जब बड़ा हो जाएगा और इसके थ्रू से मैं क्या कर सकता हूं, क्लोनिंग करके मैं क्या कर सकता हूं, नए नए और गुलाब के ऐसे पौधे में मैं क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। जिससे ये जो एक पौधा था उस बगान में, इससे अब क्या हो जाएगा, हजारों पौधे जो है उस बगान में हो जाएंगे। या आप देखोगे कि आप घर में एक फूल लगाते हो और फिर बाद में क्या करते हो, उस फूल को बचाते हो धूप से, बरसात से, या बहुत तरह की जितने भी चीजें होती है सबसे बचाते हो। और अंत में आप क्या करते हो कि उसी का एक फिर दूसरा जब जो बड़ा हो जाता है गुलाब का पौधा, तो उसकी टहनी को काट देते हो और दूसरा जगह फिर लगा देते हो, तो फिर वो हो जाता है। इस तरह करके उसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो संरक्षण का बस एक ही सीधा सा फंडा है कि इससे जो उनकी जेनेटिक, या मैं बोल सकता हूं कि जो उनकी जीन्स की जो गुणवत्ता है वो बनी रहती है। बात तो है। तो आज हम लोग बात करते हैं पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का जो कार्यक्रम है इसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग कि पर्यावरण और वन और वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो समझिएगा कि बहुत से ऐसे पर्यावरण करता है जिन्होंने जैव विविधता में कमी को देखा। तो उन्होंने 1960 से 1970 का दशक का मैं बात कर रहा हूं, दशक यानी कि 10 साल,
दशक यानी कितना होता है 10 साल। तो याद रखिएगा जब भी दशक का बात किया जाए तो आप मन में बैठा लेना कि यहाँ पे मैं साल का बात कर रहा हूँ, 10 साल का बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे पर्यावरण कार्यकर्ता हैं या बहुत सारे ऐसे पर्यावरण प्रेमी हैं जिन्होंने जैव विविधता को बचाने के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1960 से 1970 के दौरान बहुत सारे ऐसे काम किए, या मैं बोल सकता हूं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर या राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम को लेकर बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया, सरकार से मांग किया, या मैं बोल सकता हूं कि वन्य और वन्य प्राणियों के लिए संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया और सरकार पे प्रेशर डाला कि इस तरह का काम होना चाहिए। तो ये डेट कब की है? 1960 से 70 की दशक का। तो मेरे बच्चों यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे रसगुल्लो कि क्वेश्चन आएगा कि वन संरक्षण कार्यक्रम पर किस दशक पे किस वर्ष जो है जोर दिया गया था। तो मेरे रसगुल्लो आप क्या बताओगे? 1960 से 1970 के बीच में दिया गया था। मैंने क्या बोला कि अगर आपको कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि वन संरक्षण पर या पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम पर किस वर्ष जोर दिया गया या किस वर्ष उस काम को शुरू किया गया, तो आप क्या बोलोगे? 1960 से 1970 के दशक के बीच में ये जो काम है ये बहुत जोर शोरों से चला। बात करें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 60 से शुरू हुआ और 70 तक इसका जोर देखने को था, यानी कि बहुत रुझान के साथ क्या किया गया कि वन संरक्षण पर काम किया गया। अब जब इस तरह का जब पर्यावरण संरक्षकों ने, जो भी पर्यावरण प्रेमी है, उन्होंने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम पर बल दिया, उसको चलाने के लिए सरकार को प्रोत्साहन किया, तो सरकार ने अंततः 1972 में, ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये क्या है, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट है। कारण समझिएगा कि 1960 से 1970 के बीच में जो भी पर्यावरण संरक्षक है या जो भी पर्यावरण प्रेमी है, उन्होंने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम पर तो जोर दिया और उसको देखा देखी सरकार ने क्या किया कि 1972 में एक अधिनियम पारित कर दिया, एक कानून बना दिया मेरे रसगुल्लो। और वो कानून क्या था? तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम। क्या था? भारतीय वन्यजीव अधिनियम। इसी को बहुत जगह भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। तो मेरे रसगुल्लो यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो मेरे बच्चों आप क्या बोलोगे? 1972 में। अब मेरे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पूछेंगे सर कि पर्यावरण संरक्षकों के कुछ उदाहरण बताएं। तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने क्या किया था कि जो जंगल में पेड़ों की जो कटाई हो रही थी, जिसे हमको चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो उसको उन्होंने क्या किया था? आगे बढ़ाया था और चिपको आंदोलन के तहत वो आगे भी आए थे, आपको पता है। तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे सुंदरलाल बहुगुणा है, उनके जैसा और भी जो बहुत सारे लोग हैं, जब पर्यावरण के प्रति अपने प्यार को या पर्यावरण के प्रति अपनी जो मैं बोल सकता हूं कि जो भी श्रद्धा है उसको जब दिखाने लगे 1960 से 70 के बीच में, तो फिर सरकार ने क्या किया? 1972 में एक अधिनियम लागू किया, एक अधिनियम बनाया, यानी कि एक कानून बनाया जिसका नाम था भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम को क्या किया? लागू किया। बात करें यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, और एक जो बनता है कि जंगल को सुरक्षा देने के लिए या वन्य जीवों को सुरक्षा देने के लिए कौन सा अधिनियम या कौन सा कानून बनाया गया? तो अब क्या बोलोगे? भारतीय जीवन रक्षण अधिनियम बनाया गया। तो अब ये जो नियम बनाया गया, जैसे कि कुछ नियमें होती हैं, उसके तहत आप ये काम करते हो, या कुछ ऐसा जैसे कि आप ये तो एक क्या बोला अधिनियम बना दिया। तो ये जो अधिनियम बनाया तो ये बेसिकली किस चीज पे बनाया था? क्योंकि जंगल तो बहुत बड़ा है, तो अब ये जंगल में पेड़ लगाने के लिए बात था कि पेड़ों को काटने के लिए नियम बनाया गया कि लोगों को मारने के लिए नियम बनाया गया? ऐसा तो क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। तो ये जो अधिनियम बनाया कि भारतीय वन्यजीव जो अधिनियम बनाया गया, ये बेसिकली वन और वन्य जीवों के जो आवास है, जहां पे वो निवास करते हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्रावधान हो सकते हैं या जितने भी कार्य हो सकते हैं कि वन और वन्यजीव जीवों का जो आवास है, उस आवास को बचाने के लिए या उस आवास के रक्षण के लिए जो भी उसके संबंधित काम हो सकते हैं, वो सारे काम करने का दायित्व किसके पास था? तो भारतीय वन्यजीव जो रक्षण अधिनियम के तहत जो लोग ऑफिसर ग्रेड में जिनको तैनात किया गया था, उनका था।
तो ये जब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया तो इसके द्वारा जितने भी आवास है वन्यजीवों का, उन आवास संबंधित प्रावधान या उन आवास संबंधित कार्य करने का इनको अधिकार था। साथ में इन्होंने एक और कानून इसी के तहत बनाया था कि जो भी रक्षित जातियां हैं, जो भी रक्षित जातियां हैं जिनको रक्षा करना चाहिए, उनके लिए इन्होंने क्या किया, सूची जारी करने का काम किया। तो भारतीय वन अधिनियम जब लागू किया गया तो उस समय बेसिकली दो कामें की गई। एक तो क्या किया गया कि जो भी आवास है जीवों का, उससे संबंधित रक्षण संबंधित जो भी कार्य था वो किया गया। साथ में रक्षित जातियों के लिए क्या किया गया, मेरे लड्डू, सूची जारी किया गया। यहां तक तो बात क्लियर है। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि भारतीय वन जीव रक्षण अधिनियम के तहत कौन सी दो कामें की गई, तो पहला क्या बोलोगे कि ये जो अधिनियम है इसका मेनली काम क्या था। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम का क्या काम है, तो क्या बोलोगे, वन्य जीवों के आवास का रक्षा करना और रक्षित जातियों के लिए सूची जारी करना, ये दो काम मेनली इसका है। तो अब ये तो बात सही है भाई कि यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि जो बचा हुआ है उसके लिए सरकार काम करेगी। लेकिन जो ऐसे भी बहुत सारे जातियां हैं जो संकटग्रस्त जातियों के बीच में आ चुके थे, तो उनके लिए कुछ तो काम करना था। इनका तो मेनली काम ये था, ये सबके लिए देखा जाएगा, चाहे वो चीज लुप्त हुआ हो, चाहे वो संकटग्रस्त जाति में हो, चाहे जिसमें हो। लेकिन बेसिकली संकटग्रस्त जातियां जिनकी स्थिति ना के बराबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एक गुलाब का फूल, 10 गुलाब का फूल है आपके पास, धीरे धीरे अभी आपके पास 1 या 2 बचा है, तो ये 1 या जो 2 की संख्या यही संकटग्रस्त जाति के बीच में आता था। ठीक है, तो इसके लिए जो भी संकटग्रस्त जाति है उसको बचाने के लिए क्या क्या काम किया गया, ये तो काम सभी के लिए होता है। लेकिन वो जो संकटग्रस्त जाति में आते थे, केवल संकटग्रस्त जाति में, उनके लिए ये जो वन अधिनियम लागू किया गया या जो वन्य जीव रक्षण जो अधिनियम लागू किया गया, इसके तहत क्या क्या कार्य किया गया मेरे रसगुल्लो। तो सुनना मेरे रसगुल्लो जो गौर से कि भारतीय वन्य जो रक्षण अधिनियम है, इसके तहत जो भी संकटग्रस्त जाति है इसके बचाव के लिए मैं बोल सकता हूं कि पहला काम क्या किया गया कि शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी आदमी शिकार नहीं करेगा। दूसरा क्या किया कि वन्य आवासों का, जितने भी वन्य जीव है उनके आवासों का क्या किया, इन्होंने कानून क्या किया, बना दिया कि जितने भी वन्यजीवों का आवास है उनको कानूनी तौर से क्या किया जाएगा, रक्षा किया जाएगा। इस तरह का इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने क्या किया कि जो भी जंगली जीव है उनके व्यापार या उनको मारने का या जो भी कुछ इस तरह का प्रावधान होता है, उन पर क्या कर दिया गया कि रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया। तो मेरे बच्चों, कभी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी संकटग्रस्त जाति है उनके बचाव के लिए क्या क्या कदम जो है वो उठाया गया। तो मेरे बच्चों के रसगुल्लो क्या बोलोगे कि पहला तो शिकार पे प्रतिबंध लगाया गया कि आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या, वन्य जीवों का जो आवास है उसको कानूनी रक्षण दिया जाए, एक ये कानून बना दिया। और जो भी जंगली जानवर है उनके शिकार या व्यापार आदि जैसी जो समस्याएं थी उन पर रोक लगाने के लिए बहुत जोर दिया गया। तो ये सारा जो काम है वो संकटग्रस्त जाति के लिए किया गया। तो अगर मैं वन लाइनर का बात करूं तो 1960 से 70 का जो ये 10 साल का जो डिफरेंट है, इस 10 साल के बीच में जितने भी पर्यावरण कार्य करता है, चाहे सुंदरलाल बहुगुणा का बात कर लो या जो भी पर्यावरण कार्य करता है, उनके द्वारा राष्ट्रीय वन सुरक्षा अधिनियम की मांग की गई कि वन्य जीवों के लिए कोई कानून बनाए। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, 1972 में एक कानून लाया जिसका नाम था भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम। इस तरह का एक कानून लाया। अब ये जो कानून था इसका मेनली 2 काम था कि जो भी वन्य जीवों का आवास है, वन्य जीवों का आवास यानी कि वो जहां रहते हैं उनका रक्षण करना है और उनसे संबंधित जो भी कानून होगा या जो भी कार्य होगा वो करेंगे। साथ में इनका एक काम था कि जितने भी रक्षित जातियां हैं उनका सूची बनाना, यह 2 काम था। तो ये जो काम था, ये जो 2 काम, ये सभी के लिए था। लेकिन केवल अगर संकटग्रस्त जातियों की बात करें जो बाद में जाकर लुप्त प्रजाति में आ सकते थे, उनके लिए क्या काम किया गया, क्योंकि मेनली उन पे ही ज्यादा काम करना था, तो उसके लिए शिकार पर उनका प्रतिबंध लगा दिया गया। वन्य जीवों के आवास को कानूनी तौर से रक्षण देने के लिए नियम बनाया गया।
जंगली जीवों के व्यापार, और मैं बोल सकता हूं कि उनके शिकार के लिए क्या कर दिया गया, रोकने पर बल दिया गया। तो ये सारे काम किया गया। तो जब ये सारा काम पर्यावरण संरक्षणों के द्वारा किया गया तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब इस मुहिम पे आगे आना चाहती थी। मैंने क्या बोला कि जब ये सारा जो काम है पर्यावरण संरक्षकों के द्वारा किया गया मेरे रसगुल्लो, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने भी क्या किया कि अपने तौर से कुछ कुछ काम करना शुरू किए। तो मेरे रसगुल्लो अब आप पूछोगे कि सर वो काम क्या था, तो मेरे रसगुल्लों में अगर वो सारे कामों का बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो भी हमारे देश के चाहे केंद्र सरकार है या हमारे देश के कई ऐसे राज्य सरकार है जिन्होंने क्या किया कि पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए या वनों को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए और कई प्रकार के काम किए। तो उनमें से कुछ जो काम था वो दो तरह के काम थे। एक तो इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार ने और बहुत सारे राज्य सरकारों ने कि राष्ट्रीय उद्यान बनाना शुरू कर दिया। क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान बनाना शुरू कर दिया। और दूसरा क्या है कि वन्य जीव पशु विहार क्या किया, स्थापित किए। तो मेनली दो तरह के काम जो है वो किसके द्वारा, केंद्र सरकार और जो कई राज्य सरकार है उनके द्वारा किया गया। तो दो काम क्या है, एक तो क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए और दूसरा क्या है कि वन्य जीव पशु विहार जैसे चीजों का क्या किया गया, स्थापना किया गया। तो मेरे रसगुल्लो यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके कि सरकार द्वारा, क्वेश्चन क्या आता है कि सरकार द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जंगल की सुरक्षा के लिए क्या काम किया गया। तो अब क्या बोलोगे कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए और वन्य जीव पशु विहार जैसी चीजों की क्या की गई, स्थापना की गई। बात कर रहे यहां तक। अब इससे पहले हम लोग आगे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जैसे आप लोग जैसे कि उड़ीसा में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यानी कि पार्क वगैरह बोल सकते हो। जैसे हम लोग मेनली बोल सकते हैं कि जैसे चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर हो गया, उस टाइप का चीज जो है ये बनाए गए हैं। तो इनका जो सरकार, हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भी काम किया गया उनका ये मेनली उद्देश्य था। तो सरकार ने जब ये जो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव पशु विहार जैसे चीजों की जब स्थापना किया तो इसका कुछ ना कुछ तो मोटिव रहा होगा। सरकार के द्वारा जो ये दो कार्यक्रम चलाया गया, एक तो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और वन्य जीव पशु विहार जैसे चीजों की स्थापना किया गया, तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। तो इनका बस एक उद्देश्य था, सरकार द्वारा ये जो दो कार्यक्रम चलाए गए, एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और दूसरा वन्य जीव पशु विहार जैसी चीजों की स्थापना किया गया। तो इनका उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य था कि जो भी जाति गंभीर रूप से खतरे में पड़े हुए थे, जो भी जाति गंभीर रूप से खतरे में पड़े थे, उनके कुछ विशेष प्राणियों को क्या दिया जाएगा, इनके तहत रक्षा किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रक्षा किया जाएगा। तो मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो यहां से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या आता है मेरे रसगुल्लो कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार बनाने का सरकार का क्या उद्देश्य है। तो मेरे रसगुल्लो बस आपको इतना लिखना है कि वे सारे जातियां जिन पर गंभीर खतरा नजर आता है या फिर जिन पर गंभीर खतरे पड़े हैं, उनके कुछ विशेष प्राणियों को क्या किया जाएगा, रक्षण प्रदान किया जाएगा। यही इसका क्या है, काम है। किनका, ये जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार है, इसका काम है। यहां तक तो बात क्लियर है कि पर्यावरण संरक्षणों के द्वारा यह काम किया गया। और जब वन्य जीव अधिनियम आया, वन्य जीव रक्षण अधिनियम आया, तो उसके द्वारा मेनली ये जो उद्देश्य से वो लोग काम करते थे, लेकिन संकटग्रस्त जातियों के लिए विशेष उन्होंने कानून बनाए। फिर सरकार इस कार्यक्रम में आगे आई और सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार जैसे चीजों की स्थापना किया। और इसका मेनली जो उद्देश्य था कि जो भी गंभीर जाति है, जो संकटग्रस्त जातियां हैं, उनके कुछ विशेष जीवों को क्या करना था, रक्षण प्रदान करना था। यह क्या था, इनका उद्देश्य था। अब हम लोग बात करते हैं कि सर, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि कुछ ऐसा जाति जो गंभीर खतरे में पड़े हैं, उनके कुछ प्राणियों को क्या किया जाएगा, रक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से जाति है सर, या ऐसे कौन से वन्यजीव है मेरे गुरुजी, मुझे बताएं कि जिनको इन राष्ट्रीय उद्यानों में और इन पशु विहारों में रखा गया।
ऐसा तो क्वेश्चन आपके मन में आता होगा। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना, कभी आप चिड़ियाघर जाओगे तो आपको वहां पे बाघ तो देखने को मिलेगा, यानी कि जो बाघ है बाघ, इसको टाइगर बोलते हैं, उसको रखा गया, यानी कि उनके संख्या को बचा के रखने के लिए बाघों को रखा गया। अपने एक सिंग वाला गेंडा जरूर देखा होगा, वो भी क्या है, इन सारे चीजों में रखा जाता है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि बाघ के लिए कौन सा उद्यान बनाया गया या गेंडा के लिए कौन सा पशु विहार बनाया गया, इसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे। लेकिन इनका उद्देश्य था कि कौन से गंभीर जातियों को इन उद्यानों में रखा जाए, तो इनका उद्देश्य था कि बाघों को, एक सिंग वाले गेंडे को, कश्मीरी हिरन, इसका और एक नाम है मेरे रसगुल्लो और वह है हंगुल। क्या है? हंगुल। तो यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि हंगुल क्या है, क्या आएगा, हंगुल किसे कहते हैं, और ऑप्शन में दिया रहेगा कश्मीरी हिरन। तो क्या मारना है आपको, कश्मीरी हिरन। और मैंने क्या बोला कि बाघ हो गया, एक सिंग वाला गेंडा हो गया, कश्मीरी हिरन हो गया, मगरमच्छ हो गए। तो याद रखिएगा कि मेनली हमारे भारत में या पूरे विश्व में जो है, या भारत में ही बात कर लो, कि 3 प्रकार के जो है मगरमच्छ पाए जाते हैं। अब मेरे बहुत सारे रसगुल्ले बोलेंगे कि सर मैं भी एक मगरमच्छ हूं। यार ऐसा नहीं, मगरमच्छ मेनली 3 टाइप के पाए जाते हैं। एक वो मगरमच्छ जो कहां रहते हैं, स्वच्छ जल में रहते हैं, पीने वाले पानी में जो रहते हैं। एक वो मगरमच्छ जो जल में, वो जो लवणीय जल में रहते हैं, यानी कि लवणीय जल, यानी कि जिसमें बोल सकता हूं खारा पानी, उसमें रहने वाले मगरमच्छ। और एक जो होते हैं घड़ियाल। और एक चौथा भी होता है, वो हो मेरे आप लोग, है ना, आप लोग मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मगरमच्छ हो, और लड़कियां मगरमच्छ की रानी। इसका मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो बेसिकली 3 तरह के जो मगरमच्छ होते हैं, इन तीनों तरह के मगरमच्छों को जो है वो किसमें रखा गया है, वो उनको इन राष्ट्रीय उद्यानों में और पशु विहारों में रखा गया है। साथ में आप एशियाई शेर का बात कर लो, तो ये ऐसे कई प्राणी है, इस टाइप के कई प्राणी है जो संकटग्रस्त जाति के में बिलोंग करते हैं, उनको इन उद्यानों में, इन पशु विहारों पे रखा गया है। तो मैंने क्या बोला कि जो पशु विहार है या जो भी उद्यान है, वहां पे बाघों को, एक सिंग वाले गेंडे को, कश्मीरी हिरन को, मगरमच्छ के 3 प्रजाति, चाहे स्वच्छ जल का मगरमच्छ का बात कर लो, या लवणीय जल का मगरमच्छ का बात कर लो, या घड़ियाल का बात कर लो, या एशियाई शेर का बात कर लो, इसको पहले रखा गया था। सबसे पहले जब उद्यान बनाए गए तो इनको रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग प्रकृति के ह्रास को नहीं समझ पाए और उनको और अधिक ह्रास करते गए। तो वैसे ही कुछ समय बाद माने मैं बोल सकता हूं कि अभी के कुछ समय पहले, जस्ट रिसेंटली, तो ये रिसेंटली क्या हुआ, हाथी को, काला हिरन को, चिंकारा करके एक जानवर होता है उसको, और भारतीय गोंडवाना के जो हिम तेंदुए हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि बर्फ में रहने वाले जो तेंदुए, सफेद तेंदुए जिसको बोलते हैं, तो उनको क्या किया गया, इसके अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया, तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य पशु विहार जैसी जो सेवाएं सरकार के द्वारा चलाई गई, तो उसके तहत और संकटग्रस्त जाति के बीच में रखा गया। तो यहां से मेनली क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन आएगा कि स्टार्टिंग में ये जो उद्यान है, चाहे आप राष्ट्रीय उद्यान का बात कर लो या वन्य जीव पशु विहार का बात कर लो, इसमें कौन कौन से जो जीव हैं जो शामिल थे। तो आप इन सारे चीजों की बात करोगे, बाघ, एक सिंग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन, मगरमच्छ के 3 प्रजाति, लवणीय प्रजाति और बोल सकते हैं एशियाई शेर। क्वेश्चन और यहां से बनता है कि मगरमच्छ की कुल कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो आप बोलोगे 3, और पूछेगा हंगुल क्या है, तो क्या बोलोगे, कश्मीरी हिरन को हंगुल कहा जाता है। तो बाद में, इसके कुछ समय बाद बोल सकते हैं, या अभी के टाइम के कुछ समय पहले जो है, हाथी को, काला हिरन को, चिंकारा जानवर को, और भारतीय गोंडवाना के, यानी कि जो पुराने जो हमारे हिम तेंदुए हैं, उनको क्या किया गया था, संरक्षित करके रखा गया था। लेकिन बाद में ये 2 चीज नोट कीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आपको पूछता है कि वन्यजीव अधिनियम जब 1980 आया, 1980 से 1986 के बीच में जब नया वन्य अधिनियम आया, ऐसा नहीं है कि वन्य अधिनियम 1972 में आया था, लेकिन हर बार नियम जो होते हैं उसमें कुछ बदलाव, कुछ उलटफेर किया जाता है। तो फिर से जब वन्य जीव अधिनियम 1980 से 1986 के बीच में फिर से जब वन्य अधिनियम आया, तो इसके तहत क्या किया गया कि 1980 और 1986 के बीच में, उस समय तो केवल देख सकते हो सबके सब बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन बाद में 1980 से 1986 के दशक, 1980 से 1986 के बीच में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे मैं सैकड़ों तितलियों की बात करूं, जैसे मैं पतंगों का बात करूं, कीड़ा मकोड़ा बहुत सारे भृंग है, या ड्रैगन फ्लाई जानते हो ना, बचपन में एक हेलीकॉप्टर के टाइप का एक
मैं बोल सकता हूँ कि एक उड़ने वाला कोई चीज होता था जो बरसात के मौसम में ज्यादा निकलता है, तो बचपन में उसके पूंछ पे हम लोग क्या करते थे, कोई सूता उता बांध देते थे, उड़ाते थे। ऐसे हमारे क्षेत्र में उसको बागडुल बोला जाता है। तो ड्रैगन फ्लाई जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव है जिनको क्या किया गया, संरक्षित किया गया, और उनके क्षेत्र में राष्ट्र उद्यान और वन्य जीव पशु विहार जैसी चीजों को उपस्थित किया गया। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए किस वन्य जीव का बोल सकते हैं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए वन्य जीव अधिनियम कितना कितना के तहत उनको संरक्षण दिया गया, तो 1980 और 1986 के तहत उनको क्या दिया गया रसगुल्लो, संरक्षण दिया गया। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि ऑप्शन में दिया रहेगा ये सारे चीज और पूछ देगा कि कौन सा संरक्षित किया जाता है, तो आप मार सकते हो आराम से। तो ये तो बात था 1960 से 1980 से 1986 के बीच का बात का। लेकिन हम लोग बात करते हैं 1991 में। अभी तक हम लोगों ने केवल उन सारे चीजों को देखा। पहले तो हम लोगों ने बड़े बड़े जानवरों के बारे में देखा, फिर आ गया छोटे छोटे जानवर। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि 1991 में 1991 में पौधों की 6 जातियों को पहली बार क्या किया गया कि उनको रक्षित सूची में, यानी कि उनके लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार जैसे चीजों को बनाया गया। तो यहां से क्वेश्चन बन के आता है मेरे गुरुजी कि बताएं कि पौधों को पहली बार, क्वेश्चन क्या आएगा कि पौधों को पहली बार रक्षित सूची में कितने साल के दौरान रखा गया, तो मेरे रसगुल्लो क्या जवाब दोगे, 1991 के दौरान। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने जातियों को, तो आप बोलोगे 6, लेकिन आपकी बुक में ये 6 कौन कौन से उनका सेंसर नहीं किया गया है। तो बस आपको यही याद रखना है कि 6 ऐसे जातियां थी जिनको 1991 में क्या गया, संरक्षित किया गया। पता है। तो हम लोगों ने पूरा जो पढ़ा कि वन्य जीवों को क्यों बचाना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने पिछला जो चैप्टर था उसको पढ़ लिया, तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। और अभी हम लोगों ने बात किया जो वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, तो 1960 से जो 70 का जो पूरा दशक था, इस दशक में पर्यावरण कार्यकर्ताओं के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा को लेके, वन्य जीवों की सुरक्षा को लेके सरकार पे प्रेशर बनाया गया। इसके बाद सरकार ने 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम लागू कर दिया, जिसका उद्देश्य था कि वन्य जीवों के आवास को रक्षा प्रदान करना और उससे संबंधित जो भी प्रावधान थे या जो भी कार्य थे उनको करना और रक्षित जातियों की एक सूची बनाना। इसके तहत ये जो काम था वो किया गया। लेकिन जितने भी ये जो सारे कामें थे उन सभी जातियों के लिए किया गया, चाहे आप सामान्य जाति का बात कर लो, चाहे आप सुबेल जाति का बात कर लो, चाहे हम लोग लुप्त जाति का बात करें, सबका बात था। लेकिन जो संकटग्रस्त जाति थी, ना ही वो जिंदा रह सकते हैं, माने कि जिनकी संख्या 1 से 2 थी। अब यानी कि उनकी स्टेबिलिटी ऐसी थी कि उनकी संख्या अगर वहां से अगर सरकार चाहिए और उनको उपयुक्त वातावरण मिल जाए तो उनकी वृद्धि हो सकती है, नहीं तो एकदम क्या हो सकता है, मर जा सकता है। तो उनके लिए संकटग्रस्त जातियों के लिए ये जो अधिनियम उन्होंने कुछ नियम लागू किया कि शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया, पहली बात। दूसरा, वन्यजीवों के आवास के लिए कानूनी रक्षा प्रदान किया। फिर क्या किया, जंगली जीवों के व्यापार जैसे चीजों पर रोक लगाने के लिए पूरा जोर दिया। किसने, तो वन्यजीव अधिनियम ने, जिसको कब लागू किया गया था, 1972 में। अब इसी दौरान सरकार भी ये सब काम में पीछे नहीं होती है, तो सरकार ने भी कार्यक्रम चलाना शुरू किया। और इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार ने और कई राज्य सरकारों ने क्या किया कि अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार जैसी संस्थाएं खोली या क्षेत्रों को बनाया, जिसका उद्देश्य था कि जो भी जाति गंभीर खतरे में है उनके कुछ विशेष प्राणियों को क्या दिया जाए, रक्षा प्रदान किया जाए, ताकि उनकी जो विविधताएं हैं वो क्या हो सके, हमारे पास बची रह सके। तो उनमें से बाघ था, एक सिंग वाला गेंडा था, कश्मीरी हिरन था, मगरमच्छ की जो तीनों प्रकार हैं वो सारे थे। और हम लोग बोल सकते हैं कि एशियाई शेर थे, ये लोग शामिल थे। लेकिन उसके बाद हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना, हिम तेंदुआ जो है वो लोग क्या हुए, इसमें शामिल हो गए। और धीरे धीरे जैसे पर्यावरण का विनाश होता गया मेरे बच्चों, तो 1980 से 1986 के बीच में सैकड़ों से छोटे छोटे प्राणी हैं, जैसे तितलियों का बात करें, पतंगों का बात करें, भृंगों का बात करें, ड्रैगन फ्लाई को बात करें, तो इनको भी क्या किया गया, संरक्षित या संरक्षण में बोल सकता हूं प्रदान किया गया। लेकिन ये तो तब की बात थी 1980 से 1986 के बीच में। और समय बीतता गया तो 1991 के बीच में 6 ऐसे पौधे थे जिनको पहली बार सुरक्षित
प्राणी में क्या सुरक्षित, मैं बोलूंगा कि संरक्षित या मैं बोल सकता हूं रक्षित सूची में क्या किया, इनको रखा गया। तो यहां तक तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया यहां से किस तरह के क्वेश्चन बनते, मैंने सारा डिस्कशन किया आप लोगों के साथ। अब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग अगला जो कल का टॉपिक लेंगे इसमें बेसिकली पढ़ेंगे कि वितरण के आधार पे जो हम लोगों ने वितरण किया उसके आधार पे क्या होते हैं कि वन और वन्य जीवों के कितने प्रकार हैं। तो हम लोग बेसिकली देखेंगे ऐसे जीव जो रक्षित वन में आते हैं, ऐसे जीव जो आरक्षित वन में आते हैं, आरक्षित वन में आते हैं। मैंने क्या बोला कि हम लोग देखेंगे वन और वन्य जीवों के प्रकार के बारे में और उनका वितरण के बारे में। तो पहला देखेंगे आरक्षित वन के बारे में, क्या देखेंगे, आरक्षित वन के बारे में, दूसरा देखेंगे रक्षित वन के बारे में, और तीसरा देखेंगे अवर्गीकृत वन के बारे में। तो कल से यहां से हम लोग का टॉपिक शुरू होगा और जहां तक मुझे लगता है कि कल मेनली ये चैप्टर जो होगा खत्म हो जाना चाहिए। फिर आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कौन सा क्लास लेनी है। तो ये जो क्लासेस है आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहां से क्वेश्चन आता है कि वन और वन्य जीवों के प्रकार और उनके वितरण में उनको कितने भाग में बांटा गया, तो मेनली 3 टाइप में बांटा गया है। कमेंट बॉक्स में तो बताना है कि क्लास कैसे लगा, और वीडियो को अगर पहली बार वॉच कर रहे हो तो क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देनी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत और आपका दिन शुभ हो।